हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे मैथ का। और ये जो मैथ्स है ये आपका 1 फरवरी 2023 का है। और 1 फरवरी 2023 का हमने सीडीपी भी कर लिया है, हिंदी भी कर लिया है और ईवीएस कर लिया है। इसके बाद हम मैथ्स को कर रहे हैं, ठीक है। और मैं एसएसटी भी लेकर के आऊँगी बहुत जल्द ही। आजकल मैं वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी एसएसटी का प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हम मैथ्स देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैथ अच्छा होता है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। जिनका मैथ थोड़ा नॉर्मल है उनका भी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में बहुत वीक है। तो उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी देखिए आपके पास समय नहीं है, तो आप अदर चीज़ों पे फोकस मत करिए। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए। 2023 का जो प्रीवियस ईयर है, जैसे अगस्त में पेपर हुआ था, फिर फरवरी का है, जनवरी का है। वैसे तो प्रीवियस ईयर सबका करना है, लेकिन अगर आपका मैथ का तैयारी नहीं है तो आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। देखिए पैटर्न सेम देता है, ठीक है। आपका क्या करेगा, वहाँ पे आपका जो डिजिट है उसको चेंज कर देगा। बाकी चीज़ें सिमिलर होती हैं। बहुत कुछ प्रीवियस ईयर मोस्टली सीटेट में अगर हम बात करें बहुत रिपीटेड है, बहुत। तो आप वहाँ पे मैथ्स का अगर आपने पैटर्न समझ लिया कि किस तरीके का मैथ सीटेट में देता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी आपको अंक बदल के देगा। तो अगर आपको पैटर्न पता है तो आप वो चीज़ें इजीली कर लेंगे, तो आपका नंबर जो है वो ठीक ठाक आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जिनका मैथ ठीक है, थोड़ा अच्छा है, उनके लिए कोई बात ही नहीं है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है। जो हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली है उसमें 3 अंक की संख्याएं कितनी हैं। पहला ऑप्शन है 999, दूसरा है 900 और तीसरा है 998 और चौथा है आपका 899। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है हमारी 999। तो इस जब भी इस तरीके का दे तो आपको क्या करना है, और यही चीज़ मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले कितने अंक की संख्या पूछिए, 3 अंकीय। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। तो 999 से आपको 99 माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 900 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक। आगे देखेंगे। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। यदि 989898 4 बार 98 दिया है को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपका दिया है यहाँ पे 9898, आई थिंक यही है, 4 बार है ना, 1 2 3 4। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, किससे करना है, 98 से। तो सिंपल है, एक बार में गया, ठीक। फिर आपने यहाँ पे 9 को नीचे उतारा। अभी ये एक बार में जाएगा नहीं, इससे ये क्योंकि ये कम है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे और इस संख्या को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक। अब ये एक बार में जाएगा, ठीक। सेम प्रोसेस होगा, 9 लिखेंगे, ये जाएगा नहीं, फिर 0 लिखेंगे और इस डिजिट को यहाँ पे हम उतारेंगे, फिर ये एक बार में हमारा चला जाएगा। राइटिंग मत देखिएगा। और इस तरीके से आपका ये वो है आपका थर्ड 1010101। ओके। तो इसी तरीके से आपको करना है, सिंपल। क्योंकि जब भी हम 2 अंक उतारते हैं तो 0 बैठाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे,
3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट, 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ प्रातः 7:15 पे एक साथ बजती हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? ठीक है, जो घड़ी है वो 3 घड़ियाँ हैं जो कि 12 मिनट, 20 और 36 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, और 7:15 पे वो घड़ी एक साथ बजती है, तो फिर वो एक साथ कितने बजे बजेगी? इसको करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 12, 20, 36। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इस पे और भी अच्छी लग रही। इसको हम एलसीएम करेंगे इसका, जब हम तो सबसे पहले एलसीएम निकालने तो आता होगा आप सबको। 2 से करेंगे, यहाँ आएगा 6, ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 18, फिर ये 2 से जाएगा 3 आएगा 5, और ये आपका 9। ठीक, फिर ये जाएगा आपका 3 से एक बार में, ये नहीं जाएगा, और ये बचेगा आपका 3। ठीक, अब क्या करना है, ये आपका एलसीएम यहाँ पे निकल गया, तो अब हम देखेंगे कितना आया। 2 इंटू 3, और 3 1 जा 3 होता है, इसीलिए 1 नहीं लिख रहे। ठीक है, फिर आपका बचा 5 और 3, तो टोटल आपका कितना आया? यहाँ पे आपका आ जाता है यहाँ पे 180 मिनट। ठीक है, तो मतलब 180 मिनट के बाद वो दोबारा से वो घंटी एक साथ बजेगी। ठीक, अब 180 मिनट को अगर हमें घंटे में बदलना होगा तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना? 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 180 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 3 घंटे। तो मतलब वो 3 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी। 7:15 पे बजी थी, अब वो 3 घंटे बाद, 7:15 से 3 घंटे बाद वो फिर से बजेंगी। तो 7:15 में अगर हम 3 घंटे को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 10। मतलब 10:15 पे वो फिर से एक साथ बजेंगी। तो सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखेंगे, देखिए पैटर्न सेम रहेगा आपका। यहाँ पे हो सकता है 12 की जगह 16 लिख दे, 20 की जगह 24 लिख दे, बाकी पैटर्न पता है तो आप इसको सेम प्रोसेस में कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। सिंपल है, 0 से। ठीक है, भागफल नहीं ज्ञात किया जा सकता जब किसी संख्या को 0 से हम विभाजित करते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो उसका भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम जैसे 1 को भाग दे रहे हैं 0 से, तो क्या होता है? इसके साथ क्या लिखते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम लिखते हैं ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे आप 3 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से या 4 को, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। सिंपल। फिर देखेंगे, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या डैश से विभाजित होगी। सिंपल है, वो संख्या विभाजित होगी आपकी 3 से। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से 2 भिन्न समतुल्य हैं? तो इसमें जो है आपका सिंपल, वो आपका है 4/3 और 8/6। ये जो आपका 4/3 8/6 है, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका सेम आ जाएगा। आ गया ना? तो दोनों का जो रेशियो है वो समान आ रहा है, और इसी से पता चल रहा है कि ये दोनों भिन्न समतुल्य हैं। ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो सेम है। बाकी किसी का भी रेशियो सेम आपको नहीं मिलेगा। आप अगर चाहें तो तीनों को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फिर हम आगे आएंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है।
कि 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 350 रुपये। 25 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 होता है, तो 25 दर्जन वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो 350 रुपये है। या फिर 250 पैकेट हैं और प्रत्येक पैकेट का जो मूल्य है वो है 350 रुपये। तो ऑप्शन दिया, इसमें से क्या सही है आपका? पहला सही है, दूसरा सही है, या परिकलन नहीं किया जा सकता, या फिर 1 और 2 दोनों बराबर हैं। तो आइए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका 25 दर्जन वस्तुएं, ठीक है, तो ये आपका 25 हो गया। इसके बाद एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो 25 दर्जन में कितना होगा इसको निकालने के लिए तो 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 12 से, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक वस्तु कितने की है? अगर एक वस्तु 350 की है तो 25 कितने का पड़ा? तो इसीलिए हमने 25 गुणे 12 गुणे 350 कर दिया है, ठीक। ये आया आपका 300 और ये 350 जो है इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आएगा ठीक है। इसके बाद सेकंड जो दिया है कि 250 पैकेट, प्रत्येक पैकेट 350 का, तो ये तो सिंपल है, आपने 250 को मल्टीप्लाई कर दिया 350 से, तो ये आपका आ गया, तो आपका आ गया 87,500, ठीक। तो अब पूछा है कि इसमें से किसकी लागत अधिक है, तो सिंपल आपको आंसर मिल गया कि पहले वाले की लागत अधिक है, इसीलिए आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सही, ठीक। क्योंकि 25 दर्जन है तो हमें, और एक दर्जन में 12 होता है, तो 25 दर्जन में कितना हुआ? तो 25 गुणे 12 किया तो पता चला कि 300 हुए, ठीक। अब 300 में 350 का गुणा कर दिया, क्योंकि एक वस्तु अगर 350 की है तो 3 वस्तुएं कितने की होंगी, इसीलिए 300 को 350 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सिंपल था, 250 को 350 से कर दिया, और इसकी लागत अधिक है फर्स्ट की, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर आगे देखेंगे, 2750 ml बराबर है किसके, ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन सब में दिया है, लीटर में भी है और मिलीलीटर में भी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, ठीक। अब यहाँ पे कितना दिया है हमारा? 2750 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2.750, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, 2 लीटर और 250 मिलीलीटर, या तो आप ऐसे लिखो, लेकिन आंसर इसमें दिया है तो आप इसमें, ठीक है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है सही। फिर हम देखेंगे अपना 39। एक रेलगाड़ी है जो भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 मतलब 4:35 शाम को 16:35 बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन मस्ट है कि आपका आएगा, ठीक, ऐसा फिक्स है कि आपका आएगा। ये आपका ईवीएस में भी आ सकता है और मैथ में भी, दोनों में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि उसको कितना टाइम लगा। तो वो गाड़ी 28 अगस्त से चली है 4:30 बजे शाम को, तो 28 अगस्त से 29 अगस्त सीधे सीधे 24 घंटा हो गया। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 28 से 29 अगस्त शाम को 4:35 तक ये आपका हो जाता है 24 घंटे। फिर 16:35 से आपका 12 बजे तक हो जाएगा
7 घंटे 25 मिनट, 7 घंटे 25 मिनट, ठीक। प्लस आपका फिर 12 बजे से 7:30 बजे तक आपका हो जाएगा 7 घंटे 30 मिनट। ये कैसे किया कि 28 अगस्त 4:30 बजे से 29 अगस्त 4:30 बजे, शाम की बात हो रही है, 24 घंटे हो गए। फिर शाम के जो 4:30 हैं उससे 12 बजे तक आपका 7 घंटे 25 मिनट हो गया। फिर 12 बजे से 7:30 बजे तक 7 घंटे 30 मिनट हो गया। और ये सारे टाइम को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 38 घंटे 55 मिनट। तो यात्रा में कुल समय कितना लगा? 38 घंटे 55 मिनट, ठीक। फिर देखेंगे हम एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी, इसमें आपका पाई का मान दिया हुआ है 22/7, इसका यूज़ करके आपको करना है। यहाँ पे आपको एक वर्ग और वृत्त दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है। हमें पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है, हमने इसको ए मान लिया, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा क्या है? ए थी। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल है। और हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर, यानी कि जिसको हम कहते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक है। हम क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 484, ठीक है। और इसका जब हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए बराबर 22। तो ये जो आपका दिया, ये आपका दिया वर्ग की भुजा निकल गई 22। अब तार की लंबाई वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप हमें पता है 4 गुणे भुजा, ये होता है वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो हमें भुजा पता है कितनी है? 22, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया और आगे आपका 88 सेंटीमीटर। तो ये तार की लंबाई आ गई जो तार के परिमाप के बराबर होगी। अब 88 सेंटीमीटर लंबे तार से हमने यह वृत्त बना दिया, ठीक है। वृत्त हमने बना दिया, ये है आपका वृत्त हमने बना दिया। अभी इससे पहले वर्ग की बात हो रही थी, ठीक है। तो आपने वृत्त बना दिया और हमें पता है कि ये जो है इसको हम कहते हैं आर, जो होती है त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ये होती है। बाकी ये जो है पूरा ये आपका हो जाता है क्या? इसको हम कहते हैं परिधि, ये आपका होता है परिधि, ठीक है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये 2 हो गया, पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 22/7। वैसे भी पाई का मान 22/7 ही होता है, बट दे भी दिया है। फिर हमें इसको निकालना है, ठीक है। आर क्या करना है? हमें त्रिज्या इसकी निकालनी है। बराबर आपका हो गया 88। तो अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको काटा हमने, ये बचा आपका 7 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 14, ठीक है। तो आर बराबर हमारा कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। इसीलिए आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक। आगे देखेंगे फिर हम आगे देखेंगे। प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। एक तो आपका 0 ही होगा। आधा घुमाने का मतलब होता है कि 180 डिग्री घुमा देना, ठीक है। तो इसमें जो 0 8 है
इसको जब आप घुमाएंगे 180 डिग्री तो ये 0 जैसा ही दिखेगा और ये 8 भी वैसा ही रहेगा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आगे देखेंगे 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो 5 समकोण, एक समकोण में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 5 समकोण में कितना हुआ आपका 450 डिग्री। ठीक, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, 1/3 समकोण। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 1/3 में आपका हो जाएगा 30 डिग्री समकोण। ठीक, फिर इसके बाद सीधे आपको इसको ऐड कर देना है और आपका आ जाएगा समकोणों की संख्या जो कि है 480 डिग्री। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या है, 480 डिग्री दिया है थर्ड ऑप्शन में, ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखेंगे अब, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या इसके स्थान पे है। पैटर्न वाला क्वेश्चन देखिए ये भी मस्ट है, पैटर्न तो आपका देगा फिक्स है। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिया है इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 1, 6, 15 और यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या है, 45, 66, 91। तो 1 है, 6, 15 यहाँ पे आपको लिखना है, फिर है आपका 45, 66, 91। ठीक, अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितने अंक का है, तो सीधा है 5, 1 और 5 जोड़ा तो 6 आ गया, तो 6 और 15 के बीच में है 9, 6 और 9 जोड़ा तो 15 आ गया। तो अब इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पूछा है, तो अगर हम इसमें, क्योंकि आगे वाला भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 13 लिखते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाता है 28। ठीक है, क्योंकि फिर जब आप यहाँ पे 17 लिखेंगे तो आपका 45 आएगा, फिर यहाँ पे 21, यहाँ पे 66 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो ये 6 हो गया। 6 और 15 के बीच में डिफरेंस है 9 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है इसका। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये पैटर्न है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये अलग अलग तरीके से देते हैं। ठीक, और ये इजी होता है थोड़ा सा, अगर आप माइंड को स्थिर करके करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे दिया गया है। यहाँ पे टिकट का मूल्य दिया गया है, दूरी दी गई है। अब है कि रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है। उसे इन 3 टिकटों के लिए कितनी राशि देनी होगी। डी स्टेशन तक उसको जाना है। ठीक है, और दूरी कितनी है 366, और किराया कितना है डी स्टेशन तक का 49 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो उन्हें जाना है ए से डी तक, और ए से डी की दूरी 366 है और किराया इसका 49 रुपये 50 पैसे है। तो 3 है, 2 सहेलियां और रेणुका, ये 3 लोग हैं। तो सिंपल है कि जो इसका किराया है 49.50 रुपये, इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाता है 148.50, 148 रुपये और 50 पैसे 3 लोगों का किराया है ए से डी तक स्टेशन पे जाने का। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम देखेंगे 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयाँ मापी और जिसके परिणाम निम्न प्रकार है। यहाँ पे दिया हुआ है इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको पहले इन सब को 109 दिया है। ठीक है, 0 सेंटीमीटर उसको हटा देते हैं हम।
ठीक है, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद कितने हैं ये, कितने बच्चे हैं ये, 6, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 648। इसको हम जब जोड़ेंगे तो 648 6, तो इसको जब हम करेंगे तो ये आपका आएगा 108.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी औसत लंबाई यही है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पे मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपकी आ जाती है मैथ की पेडागॉजी। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका डेविड, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक, आगे देखेंगे। गणित की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, आपके पास 9 सैकड़े हैं और आपको इसमें से 9 दहाइयाँ निकालनी है, आपको कितनी संख्या प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मुझे 0 मिलेगा। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल हो सके इसके लिए अध्यापक को प्रश्न को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है, अध्यापक को विद्यार्थियों को उत्तर खोजने पाने की प्रक्रिया समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक युक्ति की योजना बनानी चाहिए। ये सही है कि अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बच्चे ने जो उत्तर दिया उसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए कि आपने ये उत्तर कैसे दिया, इसकी प्रक्रिया को मुझे समझाइए, किस तरीके से आपने क्या सोच के ये उत्तर दिया है। ठीक, और उसके हिसाब से आप बच्चे का रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उपचारात्मक युक्ति की योजना उसके लिए बनाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। जब 200 में से 135 को घटाने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी जोर से बोला, 140, 145, 150 और 200 माइनस 150 बराबर 50 है, तो यह 50 + 15 65 होगा। इसीलिए 200 माइनस 135 बराबर 65 है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्ति का यूज़ किया जो कि विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को दर्शाता है। यह एक अस्पष्ट कलन विधि है, ये गलत है। अस्पष्ट क्या है, बच्चा जवाब तो दे रहा है, अवधारणात्मक स्पष्ट नहीं है, ये सब निगेटिव टर्म होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी ने प्रश्न हल करने के लिए तुक्का नहीं मारा, उसने इतना डिटेल में बता रहा है, वो तुक्का कैसे मारेगा। और विद्यार्थी दुविधा में है और इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यकलन की समस्या को हल कर रहा है। ये नहीं है, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है कि विद्यार्थी ने क्या किया है, वैकल्पिक युक्ति का इसने यूज़ किया है। ठीक है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। कि इसमें बच्चा क्या है कि जैसे नियम होता है, मैथ्स का फॉर्मूला होता है, उससे हट करके उसने वैकल्पिक युक्ति का यूज़ किया है। आगे देखेंगे। गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए दिया है। ये प्रश्न दिया इन्होंने, उपर्युक्त प्रश्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं का शिक्षण किया जा सकता है। समीका, समानुपातिका, स्थानीय मान, योग का सहचारी नियम या फिर प्रतिरूप या जिसको हम बोलते हैं पैटर्न। सबसे पहले ये समीका है, ये भी है। ठीक है, इसके बाद ये आपका योग का सहचारी नियम भी है और ये आपका प्रतिरूप पैटर्न भी है। तो 49 का जो आंसर है आपका वो है 4th। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरिजोत को लगता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह वैन हेले के ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है। तो किस स्तर पर है, वो है संबंधता के स्तर पर, यानी कि जिसको हम कहते हैं रिलेशन
सिप्स, ये है लेवल 2 स्तर 2। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा एक दूसरे चित्र को यानी कि फिगर को उनके गुणों के आधार पर रिलेट करता है, दो आकृतियों में संबंध स्थापित करता है गुणों के आधार पे, तो उसको हम संबद्धता कहते हैं यानी कि रिलेशनशिप्स कहते हैं। इसीलिए से थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निपुण भारत मिशन के अनुसार बुनियादी संख्या ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। तो ये निपुण भारत जो मिशन है ये सन 2021 में कार्यक्रम चलाया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी आया है आपका, ईवीएस में भी आया है और मैथ में भी आया है। तो इसका जो ऑप्शन है ये फर्स्ट सही है, गणितीय चिंतन का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये बोला गया है कि 2026 और 27 तक हर बच्चा जो है वो ग्रेड 3 के अंत में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने में दक्षता हासिल कर सके, ये इसका मुख्य लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद है कि एक शिक्षक कहता है कि गणित ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के किस लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है? सौंदर्य परक लक्ष्य। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना। ये ऑप्शन कभी सही होता ही नहीं है, हमें सिर्फ सिलेबस पे फोकस नहीं करना होता है ना। प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य या वर्कशीट का उपयोग कक्षा टेस्ट के रूप में करना। विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किससे पहेली और चित्रों का यूज़। तो ये आपका सही है, क्योंकि जब भी आप बच्चों को गणित या फिर कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें उनको किस्से, पहेलियाँ और चित्र ये सारी चीज़ों के साथ इंक्लूड करके पढ़ाना चाहिए, उनको ज़्यादा समझ में आता है। फिर है आपका, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी योग पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। तो इसकी ये हल है इसका, निम्नलिखित में से योग के किस गुणधर्म या फिर गुणधर्मों का उपयोग विद्यार्थी ने समस्या को हल करने के लिए किया है? क्रम, विनिमेय गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, साहचर्य या फिर योग प्रतिलोम गुणधर्म। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो ये जो विधि इसने अपनाई है इसको हम कहते हैं साहचर्य विधि। क्या कहते हैं? साहचर्य विधि। ठीक है, इसने आप देखिए इधर कैसे सॉल्व किया है और फिर इधर कैसे सॉल्व किया है, फिर सेम चीज़ को इसने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रम विनिमेय विधि। ठीक है, ये दोनों विधि इसमें है, तो ए और सी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर है आपका, गणितीय चिंतन का विकास डैश के जरिए किया जा सकता है। पहला, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने, दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करने, श्यामपट्ट पर पहाड़े लिखने, पर्यावरण के चित्रांश बनाने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है कि बच्चों का चिंतन विकास उसी से होगा। दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। पहला कथन है कि कई विद्यार्थी गणित में भय और असफलता के बोध का अनुभव करते हैं। इसका कारण है कि जेंडर विभिन्नताएं गणित में भय पैदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपका यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर ए की सही कारण नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही है। फिर है, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर एक समस्या निम्नलिखित रूप से हल करता है। इसने हल किया है 301 माइनस 30, मतलब इसको ये पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, इतना इसको पता है, बट इसने घटाया गलत है। ठीक है, इस प्रकार की त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थी कक्षा में लापरवाह, ध्यान नहीं दे रहा, ये सब चीज़ें। निगेटिव टर्म बच्चों पे यूज़ नहीं करना होता। विद्यार्थियों ने शून्य के योग की अवधारणा का व्यकलन में अति सामान्यीकरण कर दिया है। विद्यार्थी योग करना नहीं जानता, और ये सब चीज़ें गलत है। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, क्योंकि वो जो शून्य का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के उसमें थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, वो जैसे योग करते हैं तो जब हम जोड़ते हैं तो
0 + 3 जोड़ते हैं, उसी चीज़ को उसने इस वाले में भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, वो देखिए आप 0 -3 3 लिख दिया है, तो शून्य के योग की जो अवधारणा है उसका व्यकलन में अति सामान्यीकरण कर दिया है। इसके बाद है गणितीय समस्याएं जो कि खुले सिर वाली होती है। खुले सिर वाली मतलब आपका होता है ओपन एंडेड। ठीक है, तो खुले सिर वाली होती है, विकसित करती हैं अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक, अपसारी या फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह। तो देखिए जो ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं इसमें बच्चा क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखता है ना। तो इसमें जो डेवलप होगा, एक तो आपका सृजनात्मक चिंतन डेवलप होगा और एक आपका अपसारी चिंतन। तो बी और सी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, बी और सी। इसके बाद हम देखेंगे 59, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बच्चे को पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने में आनंद आना चाहिए, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए, गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सके। गणित में आकलन आनंददायक, देखिए ये सब पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में आनंद आए, गणित की पहेलियों को हल करने में आनंद आए या फिर गणित के आकलन में। लेकिन थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं कि गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सके। ठीक है, तो जो भी ब्रॉड आंसर होते हैं जिसमें होलिस्टिक चीज़ों को समाहित किया जाता है वो ऑप्शन सही होते हैं। फिर आपका है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षक के शिक्षा शास्त्री वस्तु विषय ज्ञान में सम्मिलित है शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और आकलन युक्तियों का यूज़ करना, भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों का के नाम पता होना, ऐसी चीज़ें सही होती नहीं है। विषय विशिष्ट जानकारी होना, उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी होना, ये गणित के शिक्षक के लिए बात कर रहा है, बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका 4 ऑप्शन ए, बी और डी इसमें सही है। ठीक है, तो ये मैथ्स का आपका प्रीवियस ईयर हो गया 1 फरवरी 2023 का। इसके बाद हम और भी प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे, हम एसएसटी का भी प्रीवियस ईयर जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।